चलिए अब रुख कर देते हैं बाजार के दिग्गज की ओर भी। और हमारे साथ आज आईफल सिक्योरिटीज़ के गिरीश सोडानी जुड़ गए हैं। गिरीश, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और हैप्पी फिस्कल टू यू, नए वित्त वर्ष की शुभकामनाएं। और बाजार भी इसको सलामी दे रहा है। और आज का मोमेंटम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग ही रहा है बाजार में, लेकिन ओवरऑल अगर हम हफ्ता देखें तो कुछ डेटा क्यूज़ हैं और कुछ ग्लोबली शायद कुछ ट्रिगर्स हैं जो आप ट्रैक करना चाहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो फिलहाल अब नए लेवल्स पर बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम टिका हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या रेजिस्टेंस अपर एंड और लोअर एंड में निफ्टी और निफ्टी बैंक में आप बता पाएंगे गिरीश? कविता जी, गुड आफ्टरनून। नए वर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेसिकली अगर हम सबसे पहले बाजार की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल्स पे बाजार टिका हुआ है। तो कहीं पे भी जो लेवल्स हमको यहाँ से नजर आ रहे हैं वो 22,400 का जो लेवल है, ये बहुत सस्टेनेबल लेवल दिख रहा है। अगर ये यहाँ से सस्टेन कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम 22,650 तक के एक लेवल देखते हैं। बट अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, क्योंकि वो सपोर्ट भी हम क्लोजिंग बेसिस पे ही लेंगे, ये थोड़ा सा व्यू मेरा प्रोपोर्शनेटली थोड़ा, अगर आप मिड टर्म्स के लिए बात करें तो उस व्यू में आ जाता है। तो 22,100 का जो लेवल है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टिगर के तौर पे काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। हालांकि जो लेवल्स हैं वो बहुत ऑप्टोमेट्रिक हैं, बट कहीं पे भी वो लेवल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वो लेवल हमको कहीं पे भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो 22,100 का एक लेवल है जो मैं सपोर्ट के तौर पे लेके चलना चाहता हूँ। और जो नेक्स्ट लेवल है मेरे लिए यहाँ से, वो 22,650 का रहेगा निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी बैंक्स की बात करें तो 47,000 का लेवल मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए है। मुझे लगता नहीं है कि 47,000 का लेवल हम बहुत इजीली ब्रेक करेंगे, क्योंकि अब जो नए वॉल्यूम्स के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम्स का जो पिछले बार का रोल ओवर भी आया, वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के अंदर आया था। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में ये काफी बेटर डेवलप हो गया है। 22 से 24% का एक लेवल वॉल्यूम में बढ़ता हुआ नजर आया है। तो उस लेवल पे हम 47,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो 47,850 का है बैंक निफ्टी बैंक के। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी पर आपने राय दे दी है। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट्स में जो हमें तेज़ी दिखाई दे रही है, मुझे ये बताइए कि एक तो हिस्टोरिकली अप्रैल का महीना अगर ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से हम देखें तो कैसा रहता है? और क्या जितने हमने उतार चढ़ाव वाले सेशंस देखे हैं, जो बिकवाली के सेशंस देखे हैं, उसमें अब थोड़ा सा उसके विपरीत क्या मोमेंटम थोड़ा सा अब यहाँ पर स्टेडी रह सकता है या और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा मिड कैप स्मॉल कैप में? देखिए, यूजुअली हम लास्ट कुछ इयर्स के ट्रैकिंग की बात करें, क्योंकि ये साल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम जस्ट सामने हमारे लिए एक हमारा डोमेस्टिक इवेंट ही खड़ा है, वो है हमारे लिए इलेक्शंस। तो अगर हम इलेक्शंस के हर फाइनेंशियल ईयर ऐसा जो इलेक्शन जिसमें आए हैं हर 5 साल की कैटेगरी में देखेंगे तो ये फ्लैट ही रहा है। बट इस साल इसका रीजन ये था कि इससे पहले हमने ऑलरेडी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर। अराउंड 32% की प्रॉफिट बुकिंग हमारे को आई थी। उस वजह से हम एक छोटा सा बाउंस बैक लेके चल रहे हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जस्ट सामने एक इलेक्शंस का, और साथ में अभी कुछ नए पैरामीटर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि अब हमारे रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, क्वार्टर नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी एक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स भी है 3 और 5 तारीख की, उसके ऊपर भी हमारी काफी नजर आएगी। एंड अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों के अंदर एग्जैक्टली इनफ्लो कितना आता है एफआईआई का। उस बेसिस पर अगर मैं पैरामीटर्स को चेक करूं तो अभी के लिए भी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूंगा कि हम मिड कैप में एक नई रैली या एक नए नंबर्स देखने लग जाएंगे। बट हाँ, कैसे नंबर्स आते हैं हमारे क्वार्टर्स के, उसके बेसिस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तमाम बातें सुनी जो मैनेजमेंट ने कही और तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत की, उनकी विस्तार योजना से लेके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स पर। अब तमाम पहलुओं की बात आपने सुनी है इस पूरे सेक्टर पर, इस पर्टिकुलर स्टॉक पर आपकी राय और क्या करना चाहिए दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये सेक्टर को थोड़ा समझना चाहिए, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म विजन सेक्टर है। कोई बहुत अच्छा रिटर्न आपको बहुत इमीडिएटली नहीं मिलता इस सेक्टर के अंदर। अगर हम इनके नेट मार्जिन की भी बात करें, क्योंकि नेट मार्जिन काफी लो हैं, बट इन्होंने काफी अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम करा है। हम लास्ट के 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर्स में भी देखेंगे तो नेट मार्जिन धीरे धीरे इम्प्रोवाइज हुए हैं। बट अगर इस सेक्टर की हम बात करें, जैसे कि अभी रिसेंटली हम एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो हेल्थ केयर और इनोवेशन सेक्टर्स का जो 2028 का एक एस्टिमेशन है वो लगभग 60 बिलियन मार्केट शेयर हो जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ के अलावा। बट इनके अलग अलग वर्टिकल्स है, जैसे इनका डायग्नोस्टिक सेंटर है, B2B है, B2C है, फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी है। तो फ्लिपकार्ट के साथ में इनका जो कोलैबोरेशन है उसमें मार्जिन का इम्प्रोवाइजेशन काफी इजीली होता है।
तो अगर इस पूरे सेक्टर्स को समझा जाए तो सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है जो अब धीरे-धीरे हो रहा है। तो अगर हम अगले 2 से 3-4 साल की बात करेंगे तो ये सेक्टर हमें एक अच्छा बूमिंग सेक्टर के तौर पे नज़र आएगा। तो अगर हम सस्ता सुंदर की बात करते हैं तो वर्टिकल सिंपल सा ये है कि आपको अगर 1-2 साल के लिए कुछ प्लान करना है, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनिटली इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका विज़न हम अगले 2 से ढाई साल के लिए 500 साढ़े 500 का एक रेंज ज़रूर लेके चल सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म कोई व्यू है, 2 से 3 महीने, 4 महीने का, तो आपको कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो आपका व्यू हमेशा थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए और सिर्फ इस सेक्टर की हम बात या इस स्टॉक की हम बात नहीं कर रहे। फार्मेसी से जुड़े हुए या फिर फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर इनोवेशन सेक्टर्स हैं, सब में 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम देना ही चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को। ऑलराइट गिरीश, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और बाज़ार पर और चुनिंदा स्टॉक्स पे अपनी राय रखी। धन्यवाद।